हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्कैम के ऊपर, केवीएस एनवीएस से रिलेटेड। काफ़ी लोगों के कमेंट आए उसके ऊपर अलग अलग तरह के कि लाइक कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज़ तो रेगुलर बेस पे आती ही हैं, हर साल आती हैं। बिल्कुल सही बात है, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज़ 10 मंथ के लिए होती हैं। और जब मैं इंटरव्यू देने गया तो मुझसे साफ ये चीज़ बोली गई थी, कॉन्ट्रैक्ट वाला, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, कि आपका 10 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रहता है और अगर कोई परमानेंट पर्सन आ जाता है उस पर्टिकुलर पोस्ट पे तो आपको तुरंत जॉब छोड़ना पड़ेगा। अब आप ये बताइए, ये कहाँ तक उचित है कि मेंस का आपने रिज़ल्ट जारी नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट पे आपने लखनऊ, भोपाल, अलग जगहों पे एनवीएस, केवीएस ने उसके भी पहले वैकेंसी निकाल के फिल कर ली। अब वो 1 जुलाई से जॉइनिंग दे देंगे उन लोगों को जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। नाउ टेल मी वन थिंग, कि जो बंदा अपना घर छोड़ के, एनवीएस में तो वहीं रहना होता है, तो जो पर्सन अपना घर छोड़ के वहाँ पे ज्वाइन करेगा और उसके बाद इन्होंने अभी तक ये फाइनल नहीं किया जो रेगुलर पोस्ट्स हैं, तो ये बताइए कि जो बच्चा, जो स्टूडेंट या जो भी, उसके लिए 50 इयर्स तक की एज होती है। अब ऐसा पर्सन जब ज्वाइन करेगा जाके उस पर्टिकुलर यूनिट पे, उस पर्टिकुलर कॉलेज पे, उसके बाद में जब परमानेंट का रिज़ल्ट आएगा तो उसे तुरंत छोड़ना पड़ेगा। मतलब अगर जल्दी रिज़ल्ट आ जाता है इसका, सपोज़ मैं भी चाहता हूँ जल्दी आए, मैंने मीन्स दिया है भाई केवीएस का भी, केवीएस एनवीएस का भी और ईएमआरएस का भी, तो अब ये बताइए कि उन लोगों का क्या होगा? उनको तुरंत अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो ये एक सिंपल सी चीज़, एक कॉन्सेप्ट ही गलत हुआ ना। आप हर साल परमानेंट वैकेंसी नहीं निकालते हैं, इस साल निकाली थी आपने। आपने जितनी जल्दी में एग्ज़ाम करा लिया उतनी जल्दी में ही आप रिज़ल्ट दे देते उसका, फाइनल कर देते, जुलाई से ज्वाइनिंग दे देते हम लोगों को, और उसके बाद में आप अपना जो भी कमी रहता उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती निकाल के ज्वाइन करा देते। ये एक सही तरीका था या नहीं था? आप बताइए, सोचिए इस बात को। अब आपने सबको कन्फ्यूज़न में डाल रखा है। एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट वालों का निकाल दिया, वो 1 जुलाई से ज्वाइन कर लेंगे। एक तरफ आप हमारा रिज़ल्ट नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ लोगों की मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं इस तरह के, या फिर वीडियोज़ में देख रहा हूँ कि बस रिज़ल्ट रेडी है, एक अधिकारी है उसके साइन नहीं हुए। अरे भाई, अजीबोगरीब बात कर रहे हो, अधिकारी के साइन नहीं हुए। दूसरी चीज़, इस बार सोचो एग्ज़ाम के अंदर क्या किया इन्होंने। एग्ज़ाम के अंदर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिए और साथ में आपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दे दिए। ईएमआरएस में तो 60 का डिस्क्रिप्टिव था, 40 ऑब्जेक्टिव था। केवीएस एनवीएस में तब भी 40 डिस्क्रिप्टिव था, 40 सॉरी ऑब्जेक्टिव था, बाकी डिस्क्रिप्टिव था। आप प्रैक्टिकली सोचिए ज़रा कि मैंने 47 स्कोर किया, डिस्क्रिप्टिव में 47 पॉइंट कुछ स्कोर बन रहा है मेरा। अब 47 मेरा स्कोर है एक्यूमुलेटेड, और अब बाकी का जो डिस्क्रिप्टिव है, आप अपने अकॉर्डिंग पेपर चेक कर सकते हैं, वो ठीक है, अपने अकॉर्डिंग करेंगे पेपर। नाउ टेल मी वन थिंग, कैसे ट्रैक होगा वो आंसर जो मैंने लिखा है? आप अपने अकॉर्डिंग ही तो आंसर का मार्क्स देंगे ना, सीधी सी बात है, क्योंकि जिस भी क्वेश्चन को आपने पूछा है उसी के अकॉर्डिंग थ्योरी में लिखा गया। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो वन लाइनर थे और उनको तो हम सीधे सीधे पिक कर सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग आंसर्स हैं उनका क्या, जो लास्ट में लॉन्ग आंसर्स थे, अब उसमें तो आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर सकते हैं ना, अपने अकॉर्डिंग। फेवरेटिज्म भी हो सकता है, नेपोटिज्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सीधी सी बात है। तो उस बच्चे का क्या जो अपनी मेरिट के बेस पे सिलेक्शन लेना चाहता है? मेरा क्वेश्चन ये है, केवीएस, एनवीएस और बाकी सबसे आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं चाहता हूँ उन अथॉरिटीज़ तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए जो अथॉरिटीज़ कहीं ना कहीं इतना डिले कर रही हैं रिज़ल्ट को। मेरा ये क्वेश्चन आपसे नहीं है, क्योंकि आपके और मेरे क्वेश्चन तो सेम ही हैं, हम तो सेम पाले में बैठे हुए हैं, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, आप भी इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन उन अथॉरिटीज़ से जो रिज़ल्ट को डिले कर रहे हैं, उनके पास इतना समझ नहीं है कि सही तरीका क्या होना चाहिए चीज़ों को करने का। दैट इज़ द क्वेश्चन। थैंक यू।